नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के प्रश्नों का जो क्रम है उसे आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 31, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में की गई। इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर हम ग्रहण करना चाहें तो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित देश में जो पहला बैंक था अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा वर्ष 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये बैंक सफल नहीं हो पाया था। तो सरकार ने जो वित्तीय सहयोग है उससे निजी अंशधारियों द्वारा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी जो बैंक थे इनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब जो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको कागजी नोट निर्गमन का अधिकार भी उस समय दे रखा था। 1921 में जब इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, आगे चलकर ये हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक बना। और अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। वो कैसे हैं इसे समझते हैं हम। जो 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के जो शेष 5 सहयोगी बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इन सभी बैंकों को और भारतीय महिला बैंक को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। और वर्तमान में स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला मोबाइल बैंक खारगोन मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। पहला ग्रामीण बैंक स्थापित कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। और देश का पहला ग्रामीण बैंक था, उसका नाम अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रथम बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में ही की गई थी। सिक्किम और गोवा को अगर हम छोड़ दें तो इनको छोड़कर देश के सभी राज्यों में कुल 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी संख्या में जो कमी आई है उसका प्रमुख कारण ये है कि स्थानीय स्तर पर जो आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनका आपस में विलय हो गया है। अगला प्रश्न है नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाता है? भूमि विकास बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन उपलब्ध करवाने का काम करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पे? यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसके साथ ही हम ये भी जान लें कि भारतीय जो जीवन बीमा निगम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये तो ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 1904। आपको वर्ष याद रखना है, महत्वपूर्ण वर्ष है जब सहकारी साख संगठन का शुभारंभ किया गया। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? आंसर है भारत का आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक है। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1949 में भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। अर्थात भारत की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर डॉलर के मुकाबले कम किया गया, जिससे भारतीय निर्यातों को बढ़ाया जा सके और भुगतान संतुलन स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है वह कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही ये कार्य कर सकते हैं। इसका आंसर भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है। प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। तारीख है 1 सितंबर 1956।
प्रश्न, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जब नोट निर्गमित किए जाते हैं, कागजी मुद्रा जब जारी की जाती है, तो पहले तो यह हुआ करता था कि जितनी मुद्रा जारी कर रहे हैं उतना ही रिजर्व में गोल्ड रखना पड़ता था। लेकिन अब वर्तमान में ये संभव नहीं है, न केवल भारत बल्कि अन्य किसी भी देश के द्वारा। तो ज़्यादातर देशों ने न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपना रखा है, जिसमें बहुत ही कम सोना रिजर्व में रखा जाता है और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभूतियाँ रिजर्व में रखी जाती है और फिर ये नोट निर्गमित किए जाते हैं। इसीलिए इसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब बनाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुद्रा पूरी तरीके से परिवर्तनीय बनाई गई वर्ष 1993 और 94, और किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण घटना होती है जब वह अपनी मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दें। तो ये घटना भारत के लिए 1993-94 वित्तीय वर्ष में घटी थी, उस केंद्रीय बजट के दौरान। प्रश्न 46 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। प्रश्न 49, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या कहलाती है? यह मद कहलाती है केंद्रीय आयोजन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है उसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है भारत सरकार के कुल घाटे में। प्रश्न 51 है, संशोधित मूल्य वर्धित अर्थात मॉडरेट जो टैक्स होता है उसका संबंध किससे है? जो मॉड वैल्यू एडेड टैक्स होता है उसका संबंध उत्पाद शुल्क से होता है, एक्साइज ड्यूटी से होता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में और किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का। प्रश्न 55 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो जो जनता सरकार उस समय बनी थी, उस जनता सरकार द्वारा जो पंचवर्षीय योजना है उसे रोलिंग प्लान के नाम से लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न 56 की कि 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास। प्रश्न 57, ईसीजीसी का संबंध किससे है? तो ईसीजीसी का संबंध निर्यात, वित्त एवं बीमा से है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है? तो हम सबसे ज़्यादा पेट्रोल का आयात करते हैं और इसी पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हमारे आयात का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पेट्रोल पदार्थ खरीदने में खर्च हो जाता है। प्रश्न 59 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और आखिरी प्रश्न है, भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? तो भुगतान संतुलन दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में निहित होता है। नमस्कार।